नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पीवीयू एफवाईयू जीपी सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है साथियों, उनके लिए जो आपका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और जो आपका माइनर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उसका पीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि मेजर माइनर दोनों एक ही साथ क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका मेजर का जो सिलेबस है मेजर 1 का और जो आपका AC1 यानी एसोसिएटेड कोर 1 यानी माइनर 1 का जो सिलेबस है दोनों का सेम है। आप जाके देख लीजिएगा, किन्हीं को डाउट है तो ठीक है। इसलिए हम जो है इनका वीडियो एक ही वीडियो में जो है दोनों करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो आप चलिए पूरा देखिएगा। अगर आपका मेजर है तब भी आपके लिए वीडियो ज़रूरी है, अगर आपने माइनर में पॉलिटिकल साइंस रखा है फिर भी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है साथियों, वो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आंसर है कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, मतलब ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का मूल्य और आकांक्षाओं का दर्पण के रूप में ये काम करता है। इसे जो है दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी भी मनाते हैं। यह विश्व का सबसे अनूठा संविधान है जो विभिन्न संस्कृति यानी अलग अलग संस्कृति, विभिन्न और विविधताओं वाला देश को एकजुट रखने का काम करता है। तो ये हमारा भारतीय संविधान के बारे में था। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और निर्माण वगैरह, यानी निर्माण वगैरह में कब हुआ, कितना टाइम वगैरह लगा, ये सब चीज़ों को देखेंगे। देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा, जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। तो ये डेट वगैरह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण की अवधि थी, यानी इसको बनाने में जो समय लगा वो था दोस्तों कि संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 3 यानी ये अवधि आपको ध्यान में रखना है। कुल बैठक देखा जाए तो इस दौरान संविधान सभा की टोटल 11 बैठकें यानी 11 अधिवेशन हुई और संविधान के प्रारूप को 144 दिनों में 44 दिनों तक इस पे चर्चा करी थी संविधान के प्रारूप पर। तो ये कुल बैठक वगैरह हुआ था, इसमें खर्च किया गया था। तो इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपये का खर्च हुआ था हमारे संविधान बनाने में। अब इनका जो विशेषताएं हैं दोस्तों वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो हमारा भारतीय संविधान है उसका प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो देखिए पहला जो हमारा विशेषता हो गया वो ये है दोस्तों कि ये विशालता और बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें पूरा अच्छे से बारीकी से लिखा गया है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक विवरण, नागरिकता, चुनाव आयोग और अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रावधानों को इतनी बारीकी से लिखा गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया है। यानी ये जो हमारा संविधान है उसमें सेंट्रल हो या राज्य हो, कोई भी प्रशासनिक विवरण हो, नागरिकता हो, चुनाव आयोग या फिर अनुसूचित जनजातियों वगैरह के बारे में इसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं और बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी बन गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक का मूल ढांचा के रूप में ये है। दूसरा विशेषता देखा जाए दोस्तों, तो दूसरा विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में संसद सर्वोच्च नहीं होता बल्कि जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च होता है, ठीक है। सरकार का कोई भी अंग हो, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करता है और इसके लिमिट से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। इसके दायरे में ही, इसके रूल में ही रह के काम करना पड़ता है। तो ये दूसरा जो है बहुत ही प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखिए तीसरा विशेषता है दोस्तों कि प्रस्तावना एवं मूल ढांचा। तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, जिसमें न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता और बंधुत्व वगैरह को दर्शाने का काम करता है। आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। केशव नंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, उसके अनुसार उन्होंने जो है बताया कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके जो मूल ढांचे हैं, यानी कि जो उसका मेन जो दिखा गया, उसमें लिखा गया मूल ढांचा है, उसे जो है वो चेंज नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती। तो ये प्रस्ताव, ये जो है संविधान का रूल है। आगे जो चौथा है दोस्तों वो है देखिए कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है, यानी इसके तहत आप जो है संविधान को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ जो प्रावधान होता है दोस्तों वो कभी कभी होता है कुछ साधारण बहुमत से, यानी वोटिंग वगैरह से। कई बार क्या होता है
विशेष बहुमत से या फिर कुछ के लिए आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तब ये जो है प्रावधान हो पाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। यह व्यवस्था इसे समय के साथ बदलने योग्य और महत्वपूर्ण मूल्यों के प्रति स्थिर बनाने का काम करती है। आगे जो हमारा पांचवा विशेषता है वो दोस्तों एकात्मक विशेषताओं वाला संघ। PKC वेलर ने इसे अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल भी कहा था। संघीय का लक्षण देखा जाए तो ये लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन दिया गया है सूची प्रणाली के हिसाब से, यानी सबका सूची बना बना के शक्तियों का जो है उसका विभाजन किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये सभी संघीय लक्षण हो गया। एकात्मक लक्षण देखा जाए जिसमें हमारा हो जाता है एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और केंद्र वगैरह का जो है राज्यों पर कंट्रोल। तो ये हमारा पांचवा विशेषता है। आगे छठा विशेषता देखा जाए दोस्तों तो वो है कि स्वतंत्रता एवं एकीकृत न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका की एक पिरामिड है, पिरामिड जैसी संरचना है। जो भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वो एक पिरामिड जैसी, पहले देखिए सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उससे छोटा उच्च न्यायालय हो गया, उससे छोटा जो है अधीनस्थ न्यायालय वगैरह हो गया। तो इस हिसाब से पिरामिड शैली की संरचना के थ्रू ये किया गया है। तो देखिए आगे लिखा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र है और संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था के रूप में ये हमारा काम करती है। सातवां जो है देखिए दोस्तों, सातवां है कि संसदीय लोकतंत्र। संविधान ने राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया, लेकिन जबकि वास्तविक में पूरा काम वगैरह की शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्री परिषद के पास ही होती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, जो सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। आठवां देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की संतुलन। तो देखिए भाग 3 जो हमारा है वो है कि नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। भाग 4 में क्या है तो राज्य को जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए निर्देश देता है। फिर है मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में उनके द्वारा कहा गया है कि संविधान इन दोनों के बीच संतुलन की नींव पर ही टिका है। आगे जो हमारा जो 9वां है दोस्तों वो देखिए लिखा है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, यानी सभी धर्मों का समान भाव से देखना, तो इसी पर आधारित है। राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, सभी को वो मानता है, सभी को फॉलो करने का देता है, ठीक है, लेकिन वह सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है और सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए कानून भी बना सकता है। तो ये भारतीय संविधान के थ्रू इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला 10वां है दोस्तों वो है कि आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन। भाग 18 में वर्णित आपातकालीन स्थिति शक्ति यानी कि अनुच्छेद 200, 352, 356, 360 असामान्य परिस्थितियों में भारत को एकात्मक राज्य में बदल देती है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रही। तो ये सभी जो है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं थे। हमने सारे चीज़ देखा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर लिखा है दोस्तों कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के सपने का दस्तावेज के रूप में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहा जाए तो संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वो बुरा ही साबित होगा। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यह संविधान अपनी निरंतरता और लचीलेपन के कारण आज भी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। तो ये पहला क्वेश्चन था साथियों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो हमारा भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है उसका क्या महत्व है और इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है वो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, ठीक है। दूसरा का आंसर हम लोग समझेंगे साथियों। तो देखिए आंसर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है भारत का यानी संविधान का आत्मा कुंजी या फिर परिचय पत्र कहा जाता है। यानी जो हमारा प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का आत्मा भी कहलाता है, कुंजी भी कहलाता है और परिचय पत्र भी कहलाता है। यह उन महान आदर्शों और उद्देश्यों का उल्लेख करती है जिसे प्राप्त करने का संकल्प संविधान निर्माताओं के लिए लिया गया था। इसकी नींव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर रखी गई थी। तो ये देखिए जो हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे हम लोग संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसका जो है उद्देश्य रहता है महान
इसका महान आदर्श और उद्देश्य का उल्लेख करने का ये काम करता है, संकल्प लेने का काम करता है। देखिए 3-4 बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो परिभाषा दिया गया वो देखते हैं। तो देखिए पहला है N.A. पालकीवाला के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है। फिर है K.M. मुंशी के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ठीक है। तो ये कहा था K.M. मुंशी के अनुसार। फिर हमारा है पंडित ठाकुर दास भार्गव के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा और उसकी कुंजी होती है। तो ये तीन जो है, इन 3 अलग अलग लोगों के द्वारा जो है संविधान के बारे में बताया गया। आगे अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रस्तावना है वो उसका संवैधानिक महत्व के बारे में, या फिर सीधा समझिए कि इसका महत्व क्या है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला हो गया हम लोग का साथियों कि संविधान के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। यह बताती है कि संविधान का लक्ष्य क्या है, यानी जो हमारा प्रस्तावना है वो बताने का काम करता है कि जो हमारा संविधान का वो लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, जिसमें न्याय बताता है, स्वतंत्रता बताता है, समता और बंधुत्व वगैरह। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो है संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का काम करती है। ये पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व है शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना के पहले शब्द जो है हम भारत के लोग, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत जो है वो भारत का जनता ही है, यानी हम भारत के लोग, हम सभी मिलके, ठीक है। तो ये शक्ति का स्रोत दिखाने का भी काम करता है। अगला हो गया न्यायिक व्याख्या में सहायक। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार देखा जाए तो जहां संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट हो वहां प्रस्तावना की सहायता ली जाती है, यानी जहां भी संविधान में कोई भी भाषा अस्पष्ट हो या फिर कठिन हो तो उस जगह पर जो है प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। बेरूबारी यूनियन केस में जब 1960 में हुआ था तब ली गई थी। आगे महत्व जो है हमारा दोस्तों वो है संविधान का अंग। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक बहुत ही जरूरी अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ये जब केस चला था हमारा केशवानंद भारती और केरल राज्य जो 1973 में, तब ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। तो ये सभी जो है संवैधानिक महत्व है। आगे देखेंगे कि प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों के बारे में, मुख्य सिद्धांत या फिर मूल सिद्धांत। तो देखिए प्रस्तावना के 2 भागों में, प्रस्तावना को जो है वो टोटल 2 भागों में समझा जा सकता है। पहला हो गया भारत का स्वरूप और दूसरा हो गया शासन के लक्ष्य। तो चलिए पहला देखते हैं भारत का स्वरूप। तो इसमें पहला हमारा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरे तरीका से स्वतंत्र है। वह ना तो किसी विदेशी शक्ति का डोमिनियन है और ना ही किसी बाहरी शक्ति के दबाव में है, यानी कि वो अपना निर्णय वगैरह पूरी तरीका से खुद से ले सकता है। तो इस तरीका से पूरा जो है भारत स्वतंत्र है। दूसरा हो गया समाजवादी। 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया यह शब्द कि भारतीय समाजवाद जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद को दर्शाने का काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी, उपेक्षा और अवसर वगैरह को, असमानता को समाप्त करना, यानी सबको समानता लाना, ठीक है, असमानता को समाप्त करना। तो ये इसका लक्ष्य था, ये इसका टारगेट था। आगे देखा जाए लिखा है पंथ निरपेक्षता। इसका अर्थ है दोस्तों कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। भारत में राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है और धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये इसका अर्थ होता है। लोकतंत्रात्मक शासन की शक्ति जनता के निहित में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव और जिम्मेदार कार्यपालिका इसके आधार स्तंभ है। यानी कि देखा जाए तो शासन का जो शक्ति है वो जनता के हाथों में है। वो अपने मन से जिसे मन करे उसे वोट कर सकते हैं। स्वतंत्र चुनाव, जिम्मेदार कार्यपालिका, ये सब जो है इसके प्रमुख स्तंभ हैं। फिर हो गया हमारा गणराज्य। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचित होता है। या ब्रिटेन की तरह वंशानुगत राजा नहीं होता, यानी ये वंशानुगत नहीं चलता, जो योग्य है उसे चुना जाता है।
तो ये था पहला। फिर हमारा दूसरा हो गया शासन के लक्ष्य के आधार पर, तो इसमें पहला हो गया न्याय। ये जो है 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। पहला हो गया सामाजिक न्याय, दूसरा हो गया आर्थिक न्याय और तीसरा हो गया राजनीतिक न्याय, ताकि कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे। तो ये पहला। दूसरा है स्वतंत्रता, जिसमें विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हमारा स्वतंत्रता, आज़ादी। फिर हो गया समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो गया। इसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अनुपस्थिति। ठीक है। फिर है बंधुत्व, ऐसा भाईचारा की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। तो ये भाईचारा वगैरह। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा प्रस्तावना है उसका संशोधन। तो देखिए, अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संशोधन, एक बार जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बदलाव किया गया है, जिसके माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला हो गया समाजवादी, दूसरा हो गया पंथ निरपेक्षता और तीसरा हो गया अखंडता। तो ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे 42वें संशोधन में, और ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा हमारा साथियों कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का सार और आदर्श के रूप में माना जाता है। यह स्पष्ट करती है कि शासन की अंतिम शक्ति जो है जनता के हाथ में ही है, और सरकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए नागरिकों की न्याय, स्वतंत्रता और समानता वगैरह दिलाना। यह वह नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र का पूरा ढांचा खड़ा है। तो ये था साथियों हमारा भारत के प्रस्तावना के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर ही लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमको समझना है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, फिर जो भारतीय संविधान में जो वर्णित किया गया यानी जो लिखा गया मौलिक अधिकार, उसका वर्णन करना है। तो चलिए आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है साथियों कि भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 माना जाता है, इसमें जो है मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। यानी इसमें जो है भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया, वर्णित किया गया। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ ले। ठीक है। ये अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। भारतीय संविधान में इन अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लेकर जोड़ा गया है। यानी ये सभी जो है जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कहाँ से जोड़ा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लेके जो है संविधान में जोड़ा गया था। अब आगे देखेंगे साथियों कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका प्रमुख विशेषताओं के बारे में, इसके जितने भी मुख्य विशेषता हैं वो देखेंगे। तो पहला विशेषता हो गया न्याय संगत, यानी जस्टिकेबल। यदि इसका उल्लंघन होता है तो नागरिक जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के अनुसार या फिर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या फिर डायरेक्ट उच्च न्यायालय जा सकता है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो। फिर आगे दूसरा हो गया अस्थायी नहीं, संसद इनमें संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को बदले बिना। यानी ये जो भी मौलिक अधिकार है उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को जो है वो बदला नहीं जा सकता। तो ये रूल है। तीसरा हो गया निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। आगे चौथा हो गया सीमित अधिकार। ये असीमित नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो ये सभी प्रमुख विशेषताएं हमारा मौलिक अधिकारों का। आगे देखेंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका वर्गीकरण के बारे में। तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, इसमें से एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 के अंदर आता था, इसको हटा दिया गया और इसे जो है कानूनी अधिकार जो कि अनुच्छेद 300A बना दिया गया।
तो 7 में से 1 निकल जाने से केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है, यानी पहले 7 था, तो 44वें संशोधन जो हुआ 1978 में, उसके बाद जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया। टोटल 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। चलिए 6 को देखते हैं। पहला हमारा हो गया कि समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, तो यह अधिकार लोकतंत्र की नींव मानी जाती है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 में बताया गया दोस्तों कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी का भी भेदभाव करना मना है। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर, यानी सब जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पष्टता, यानी सीधा समझिए छुआछूत वगैरह का अंत। ठीक है, यह बहुत ही जरूरी, जो कि अनुच्छेद 17 में बताया गया। आगे हो गया हमारा अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, यानी बहुत सारी उपाधि पहले हुआ करती थी, जो कि महाराजा वगैरह का, राय बहादुर वगैरह का जो उपाधि वगैरह रहती थी, उन सभी को उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। फिर दूसरा हमारा अधिकार है दोस्तों, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में देखिए लिखा गया है कि इसमें 6 तरह की आज़ादी दी गई है। पहला हो गया बोलने की आज़ादी, यानी आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं। सभा करने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, भारत में घूमने की, रहने की और व्यापार करने की। तो ये 6 तरह की आज़ादी जो है अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी भारत के नागरिकों को दी गई है। फिर आ गया है अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानूनी प्रक्रिया के, यानी उसे जो है जीवन जीने का अधिकार है। वो अपने निजी जीवन हो, प्राइवेट जीवन हो, किसी भी तरीक़ा से स्वतंत्रता से जो है जी सकता है। आगे अनुच्छेद 21A, जिसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 23 लिखा है कि इंसानों की खरीद फिरोख्त और जबरन मजदूरी पर रोक, यानी कि इंसानों का ट्रैफिकिंग होता है, यानी बेचना और जबरन मजदूरी वगैरह जो करवाना, इन सभी चीज़ों पर रोक जो है वो अनुच्छेद 23 के अनुसार लगाया गया है। अनुच्छेद 24 जो है वो बोला है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, खदान या फिर जोखिम वाले कामों में लगाने पूरी तरीक़ा से बंद है, यानी इन जगहों पर जो है आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते 14 साल से कम के उम्र के बच्चों को। आगे हो गया चौथा जो है हमारा दोस्तों, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 और 28 में दिया गया है। इसमें देखिए पहला हो जाता हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश है, जिसमें बहुत सारे जो है यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं मिलजुल के। फिर आगे दूसरा है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने का हक है, यानी कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, उसे पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आगे पांचवा हो गया दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, तो यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज वगैरह यानी जिनकी संख्या कम है उनके लिए ये है। वे अपनी भाषा हो गया, लिपि हो गया, संस्कृति वगैरह को बचा सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। उन्हें अपने शिक्षण संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज वगैरह खोलने और उसे चलाने का पूरा अधिकार दिया गया है। फिर आगे हमारा हो गया छठा दोस्तों, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह सबसे जरूरी है। अगर ऊपर के 5 अधिकार नहीं मिलते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं, उसका उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा था। ठीक है, कोर्ट इसके लिए 5 तरह की रिट जारी करने का काम करता है। उसके बाद उसके ऊपर तुरंत जो है एक्शन लिया जाता है। निष्कर्ष देखिए लिखा है दोस्तों कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो सिर्फ
कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि जो है ये हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है। ये व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को बनाए रखते हैं और सरकार को तानाशाह बनने से रोकने का काम करता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार क्या है वो देखें, और साथ ही साथ संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार के बारे में हमने पूरे डिटेल में पढ़ा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारतीय संविधान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य दिया गया है उसका वर्णन करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जो है छोड़ना नहीं है। आंसर देखिए, लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी जो हमारा डेमोक्रेसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आपका अधिकार हो गया या फिर कर्तव्य हो गया, दोनों समझ लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, वहीं जो हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया वो नागरिकों को समाज और राष्ट्र के प्रति उसके उत्तरदायित्वों वगैरह को याद दिलाने का काम करती है। मूल भारतीय संविधान में कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। यानी जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्योंकि संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्तव्य वगैरह का पालन करेंगे, इसलिए जो है मौलिक कर्तव्य वगैरह नहीं था जो हमारा संविधान था उसमें। लेकिन इसे बदलाव किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कुछ इम्पोर्टेंट डेट वगैरह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो देखिए लिखा है कि स्वर्ण सिंह समिति जो 1975-77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान सरकार ने महसूस किया कि नागरिकों के कर्तव्यों की एक सूची होनी चाहिए। यानी एक सूची होनी चाहिए जिसमें लिखी होनी चाहिए कि नागरिक का क्या क्या कर्तव्य है। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन भी किया गया था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में संविधान में भाग 4A यानी कि पार्ट 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य वगैरह की सूची जोड़ी गई। स्रोत देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है कहाँ से लिया गया था, तो उस समय की सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट डेट है या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा मौलिक कर्तव्य कितना है दोस्तों, तो 11 मौलिक कर्तव्य जो है दिया गया है। तो देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन कौन सा है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया हमारा संविधान का सम्मान। यानी जो हमारा संविधान है उसका रिस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना। तो देखिए पहला है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान वगैरह का आदर करने का काम करें। तो ये पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करने का काम करें। तो ये दूसरा जो है कर्तव्य है साथियों। तीसरा कर्तव्य हो गया संप्रभुत्व और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, तो ये तीसरा कर्तव्य हो गया। चौथा कर्तव्य हो गया देश की रक्षा करना, यानी जरूरी पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें और देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहें। तो ये चौथा हमारा जो है कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य है भ्रातृत्व की भावना, जिसमें धर्म हो गया, भाषा हो गया, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को से परे होकर भारत के सभी लोगों से समरसता और समान भाईचारे वगैरह की भावना विकसित करना। यानी देखिए धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग वगैरह के अधिकार पर, यानी इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी से जो है भाईचारा बना के रखना। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये पांचवा हमारा कर्तव्य है। छठा कर्तव्य हो गया दोस्तों सांस्कृतिक विरासत। हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसका संरक्षण करने का काम करें। तो ये हमारा छठा कर्तव्य है। सातवां कर्तव्य हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव वगैरह सभी की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें।
तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखें, यानी जो भी प्राणी वगैरह उनके प्रति दया भाव भी रखना। तो ये हमारा 7वां कर्तव्य हो गया। 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसमें मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना वगैरह का विकास करें। 9वां हो गया सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जैसे कि हमारा गवर्नमेंट जो भी पार्टी है दोस्तों, उन सभी की रक्षा करने और साथ ही साथ हिंसा वगैरह से दूर रहें। तो ये हमारा 9वां मुख्य जो है वो कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य हो गया उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है लगातार प्रगति कर सके। तो ये सभी हमारा प्रमुख मौलिक कर्तव्य हैं। आगे जो है वो है शिक्षा का अवसर, जो कि 86वां यानी जो हमारा 86 संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य वगैरह की विशेषताओं के बारे में और उसका लिमिटेशंस के बारे में। तो पहला हो गया हमारा गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिकेबल। मौलिक अधिकारों के विपरीत मौलिक कर्तव्य वगैरह के ऊपर कोई भी कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी मान लीजिए कि यदि कोई इनका पालन नहीं करता तो आप इसे जो है सीधे तौर पर जेल में नहीं भेज सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कानूनी मतलब जो है एक्शन तुरंत नहीं ले सकते। तो ये पहला इसकी लिमिटेशंस या फिर विशेषता समझ सकते हैं। दूसरा हो गया कि केवल नागरिकों के लिए ये है, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों के लिए नहीं होता है। तीसरा हो गया नैतिक मार्गदर्शन। ये नागरिकों को यह आद दिलाते हैं कि अधिकार का आनंद लेते समय उन्हें समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सभी हमारा मौलिक कर्तव्य था। निष्कर्ष देखिए लिखा साथियों कि मौलिक अधिकार हमें सरकार से बचाते हैं और आज़ादी देते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छे नागरिक के तौर पर देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना जिम्मेदारी के आज़ादी अधूरी है और बिना आज़ादी के नागरिक का विकास असंभव है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कीजिए। यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका वर्णन करना है हमें। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे आंसर। तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है वो राज्य का यानी स्टेट का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ये तत्व जो है दोस्तों उन आदर्शों और निर्देशों का समूह है जिसे राज्य सरकार को नीतियां यानी राज्य सरकार वगैरह नीति बनाने का काम करती है, कानून लागू करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। भारतीय संविधान में इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। हमारा जो राज्य की नीति निर्देश तत्व है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं इनकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। तो पहला हो गया गैर न्याय संगत। ये तत्व जो है दोस्तों वो न्याय संगत नहीं है। यथार्थ यदि सरकार इसका पालन नहीं करती तो नागरिक मौलिक अधिकारों की तरह डायरेक्ट कोर्ट का शरण नहीं ले सकते, डायरेक्ट उच्च न्यायालय वगैरह नहीं जा सकते। तो ये इसका जो है प्रकृति है, विशेषता है। फिर आगे देखा जाए शासन का आधार। तो अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि भले ही ये तत्व न्यायालय द्वारा लागू न कराए जा सके लेकिन ये देश के लिए यानी देश के शासन में मूलभूत महत्व रखने का काम करती है। फिर है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं, वहीं जो हमारा नीति निर्देशक तत्व हो गया वो नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करने का काम करती है। तो ये नीति निर्देशक तत्व है, उसका हम लोग प्राकृतिक और विशेषताएं देखें दोस्तों। आगे देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण।
तो देखिए पहला हो गया हमारा समाजवादी सिद्धांत। इसका उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, पहला उद्देश्य हो गया। जिसमें हो जाता है हमारा राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां न्याय वगैरह सभी को मिले, तो ये पहला चीज़ है। दूसरा हो गया कि जो हमारा स्टेट है, राज्य है, यह सुनिश्चित करेगा कि देश के संसाधनों का वितरण इस तरह हो कि सबका भला करे, ना कि केवल कुछ लोगों के पास ही धन जमा हो। तो ये भी नीति निर्देशक में मतलब एक मुख्य सिद्धांत के रूप में है। आगे है पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 39 के अनुसार लिखा गया है। फिर है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना ताकि न्याय सबके लिए आसान हो सके। फिर दूसरा हो गया दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज्य और ग्रामीण विकास के सपनों को पूरा करने के लिए ये सिद्धांत जोड़े गए थे, जिसमें पहला हो गया हमारा ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम जो है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा ताकि वे स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके, और ये जो है अनुच्छेद 40 के अंदर आता है। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। फिर है दोस्तों अनुसूचित जाति जो कि SC हो गया, ST हो गया और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का भी काम करता है ये सिद्धांत। फिर हमारा अगला है दोस्तों कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर कंट्रोल लगाने का भी, प्रतिबंध लगाने का भी काम करता है। फिर आगे है कि गाय हो गया, बछड़े और अन्य दुधारू यानी जो दूध देते हैं वैसे पशु वगैरह का वध पर रोक लगाना और उसकी नस्लों वगैरह को सुधारने का काम करना, तो ये गांधीवादी सिद्धांत था। आगे तीसरा सिद्धांत है वो है उदारवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत आधुनिक और वैज्ञानिक सोच को दर्शाने का काम करती है, जिसमें देखिए समान नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू करने का प्रयास कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 44 के अंडर आता है ये हमारा। फिर अगला हो गया कि 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा और शुरुआती देखभाल की व्यवस्था करने का काम। फिर है दोस्तों कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का काम। फिर है पर्यावरण की रक्षा, वनों की रक्षा, वन्य जीवों की संरक्षण वगैरह करना। फिर आगे है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक स्थानों, जो भी ऐतिहासिक स्थान वगैरह है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व वगैरह की जो इमारतें वगैरह हैं उन सभी की रक्षा करना, उन सभी की सुरक्षा करना। अगला हो गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना ताकि न्याय जो है निष्पक्ष हो। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और अन्य देशों के साथ सम्मानजनक संबंध बनाने वगैरह, ठीक है। आगे देखिए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए और इन्हें जो है न्यायालय का संरक्षण भी प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो पूरे समाज के कल्याण के लिए होता है और इसे सरकार की इच्छा शक्ति पर छोड़ा गया है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है क्योंकि वे राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक है क्योंकि वे राज्य को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। तो ये दोनों के बीच अंतर है साथियों। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है कि यदि मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है तो नीति निर्देशक तत्व जो है उसका लक्ष्य है। ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है ताकि भारत एक न्यायपूर्ण और खुशहाल राष्ट्र बन सके, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे साथियों कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा भारत की राष्ट्रपति हैं उनका क्या काम रहता है, उनके अंदर क्या क्या शक्ति है, तो ये हम लोग देखेंगे। आंसर देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह देश का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है, यानी सिर्फ नाम का जो है प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है।
राष्ट्रपति अपने सभी काम वगैरह जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। यानी सीधा समझिए साथियों, जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है उसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह जो है देश का प्रथम नागरिक और देश की एकता का प्रतीक होता है। भारत में संसदीय भवन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ नाम का एक प्रमुख होता है। बाकी जो भी काम होता है रियलिटी में वो प्रधानमंत्री के पास होता है, जो भी शक्ति होती है। और ये जो है कोई भी अगर काम करता है राष्ट्रपति तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह में ही करता है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रमुख शक्तियों के बारे में, कौन कौन सी शक्ति उन्हें प्राप्त है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां उनके एक अत्यंत गरिमामय और शक्तिशाली स्थान प्रदान करने का काम करती। पहला हो गया न्यायपालिका शक्ति, जिसमें है शासन का संचालन। तो संघ वगैरह यानी यूनियन वगैरह के सभी कार्यपालक कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, ये पहला काम है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी यानी और नियंत्रक, महालेख परीक्षक यानी CAG वगैरह की नियुक्ति करने का भी काम राष्ट्रपति करता है। आयोग वगैरह की नियुक्ति, यह जो है चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया यानी कि UPSC वगैरह के अध्यक्ष वगैरह और उनके समुदाय वगैरह की नियुक्ति करने का काम करता है। तो ये पहला हो गया कार्यपालिका शक्तियों में। दूसरा हो गया सैन्य शक्ति में उनका क्या काम है। तो राष्ट्रपति जो है भारत की 3 सेना जैसे कि थल सेना, जल सेना और नभ सेना के सर्वोच्च सेनापति होने का भी काम करता है। फिर आगे है कि वह तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है और संसद की अनुमति से युद्ध और शांति की घोषणा करने का भी काम जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे तीसरा है दोस्तों, वो है न्यायिक शक्तियां, जिसमें नियुक्ति होती है। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का भी काम करता है राष्ट्रपति। फिर हो गया क्षमादान की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराधी की सजा को पूरी तरीका से माफ़ करने, सजा कम करने या फिर मृत्यु दंड को रोकने की शक्ति होती है। तो ये सभी न्यायिक शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के अंदर होता है। आगे हो गया हमारा आपातकालीन शक्तियाँ। संविधान ने राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों के लिए भी 3 विशेष शक्ति दी है। पहला हो गया अनुच्छेद 352, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण वगैरह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकालीन यानी नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगा सकता है। फिर अनुच्छेद 356, कोई भी राज्य वगैरह में संवैधानिक तंत्र वगैरह अगर विफल हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाया जाता है। तो ये अनुच्छेद 356। फिर अनुच्छेद 360, देश के आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर जो है वित्तीय आपातकाल वगैरह भी लगाया जा सकता है। तो ये सभी शक्तियाँ जो है वो दी गई है राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रमुख काम यानी राष्ट्रपति जी जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं। तो काम यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति संविधान के तहत कौन सी जिम्मेदारी निभाता है। तो पहला हो गया वित्तीय काम, जिसमें हमारा हो गया सेशन वगैरह बुलाना यानी सांसद वगैरह में सत्र बुलाना यानी सभी लोगों को इकट्ठा करके सत्र बुलाना और उसे समाप्त करने का काम करता है। वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है, तो ये पहला काम है। दूसरा है अभिभाषण। प्रत्येक आम चुनाव के बाद हर साल के पहले सत्र में वह सांसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का काम करता है। तो ये हमारा जो है विधेयक काम हो गया। विधेयकों पर हस्ताक्षर। सांसद द्वारा पारित कोई भी बिल तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। वह किसी बिल को दिन विधेयक को छोड़कर पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो ये सभी जो है काम राष्ट्रपति का होता है। आगे देखा जाए अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति कानून के बराबर शक्ति रखने वाला अध्यादेश जारी करने का भी काम करता है। दूसरा हो गया वित्तीय काम, जो हो गया बजट पेश करवाना।
राष्ट्रपति का काम यह है कि हर साल सरकार का बजट संसद के सामने रखवाएं। दूसरा हो गया धन विधेयक। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यानी जो मनी बिल हमारा हो गया वो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं पेश किया जा सकता। फिर हो गया आकस्मिक निधि। देश पर अचानक आए खर्चे के लिए वह आकस्मिक निधि से धन जारी कर सकता है, यानी फंड वगैरह से धन जारी कर सकता है। फिर तीसरा हो गया दोस्तों, वो है राजनयिक कार्य। भारत की ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय संघीय और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अगला है कि वह विदेशों में भारतीय राजदूतों को भेजने का काम करती है और भारत आने वाले विदेशी राजदूतों का स्वागत भी करता है। तो ये सभी काम जो है राष्ट्रपति का था। तो साथियों, हमने देखा कि भारतीय संविधान में जो हमारा राष्ट्रपति है उनके प्रमुख कार्यों के बारे में, उनके प्रमुख शक्तियों के बारे में। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है। उसकी शक्ति उसे सुरक्षा और अधिकार देती है, जबकि उसका काम जो है देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। भले ही वह प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है, लेकिन वह संविधान का सबसे ऊंचा और सम्मानित पद में से एक है। तो ये हमारा राष्ट्रपति के बारे में था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे साथियों। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां हमारा जो छूट गया उसमें क्या था वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। इजी था इसलिए हम जो है उसे स्किप कर दिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7वां था वो था दोस्तों कि प्रधानमंत्री के काम के बारे में और उनके शक्ति के बारे में। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, हो सकता है आ जाए। और क्वेश्चन नंबर जो 8वां था वो था दोस्तों कि लोकसभा के गठन, काम और अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो वो आपको हर हाल में कर लेना है। क्वेश्चन 7वां 8वां वो हमारा जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां आपको बता नहीं पाए, आप कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां है कि राज्यसभा के गठन, काम और अधिकारों की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में कर लेना। आंसर है कि राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का वह उच्च और अस्थायी संसद है, सदन है। ठीक है, वो उच्च और अस्थायी सदन है जो भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। इसे जो है द्वितीय सदन या फिर बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है, इसे दूसरा सदन कहा जाता है या फिर बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है हमारे राज्यसभा को। देखिए इनका जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में अगर कहा जाए तो राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल कानून बनाना नहीं होता बल्कि लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए कोई भी फैसले वगैरह पर फिर से पुनर्विचार करना और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सभी जो है वो राज्यसभा का काम है। ये कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे देखेंगे कि हमारा जो राज्यसभा है उसका गठन के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना का विवरण दिया गया है, जिसमें देखिए अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा के यानी राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। ठीक है, यानी अभी जो है 245 है, अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम 250 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सदस्य का विभाजन कैसे किया गया है, तो निर्वाचित के द्वारा 233, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा चुने गए 233 है। और जो मनोनीत है यानी जो 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है यानी चुना गया है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जो है ख्याति प्राप्त हो। तो वैसे 12 लोगों को, तो ये टोटल 245 अभी वर्तमान में है। ठीक है, आगे देखा जाए निर्वाचन प्रणाली क्या होता है यानी कैसे चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य को चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकमनीय मत द्वारा होता है। ठीक है, योग्यता देखा जाए तो उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु जो है यानी उनकी उम्र जो है 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और वह किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसे पद पर ना हो जहां से उसे लाभ मिल रहा हो, तो तब ही जो है वो एलिजिबल होते हैं। आगे हो गया इसका कार्यकाल और स्वामित्व क्या है। तो राज्यसभा
कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्य का कार्यकाल जो है यानी समय सीमा जो काम करने का काम है वो 6 साल तक होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में इनके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य जो है वो सेवा से हट जाते हैं। ये सभी जो है संरचना है राज्यसभा की। आगे देखेंगे कि राज्यसभा के कार्य और अधिकार के बारे में। तो पहला हो गया हमारा साथियों विधीय शक्तियाँ। साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होता है। देखिए पहला है कि कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा हो गया कि विधेयक तभी कानून बनाता है जब दोनों सदस्य जो है उसे पारित कर दे, तभी ही जो है कानून बना सकता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग आते हैं, जहां बहुमत से निर्णय लिया जाता है। आगे हो गया दोस्तों दूसरा हमारा कि है वित्तीय शक्ति। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्ति थोड़ी सी लिमिट होती है। ये जो धन विधेयक यानी कि मनी बिल वगैरह है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा का जो है शक्ति थोड़ा सा लिमिट होता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, यानी अगर रोकना चाहे तो सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि वह 14 दिनों में इसे वापस नहीं करती तो इसे पारित मान लिया जाता है। तो ये इतना ही शक्ति दिया गया है कि 14 दिन तक आप रोक सकते हैं बस। आगे देखिए आगे जो शक्ति है दोस्तों वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। हालांकि मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर जनहित के मुद्दों पर बहस करके और विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली पर कंट्रोल रखा जा सकता है। तो ये राज्यसभा का काम है। आगे देखा जाए तो संविधान संशोधन की शक्ति है इसमें। तो संविधान में संशोधन के मामले में राज्यसभा को लोकतंत्र के बराबर शक्ति प्राप्त है। संशोधन विधेयक को 2 सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना जरूरी होता है। इसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। यानी ये जो है शक्ति संविधान के संशोधन की शक्ति देखा जाए तो लोकसभा के बराबर इसे प्राप्त है। आगे देखेंगे कि जो हमारा राज्यसभा है उसके विशेष अधिकारों के बारे में, यानी उनका जो है विशेष अधिकार क्या क्या मिला है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यसभा को कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त है जो लोकसभा के पास नहीं होती है। पहला हो गया अनुच्छेद 249। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह घोषित कर दे कि राज्य सूची का कोई विशेष राष्ट्रीय महत्व का है तो सांसद उस पर कानून बना सकती है। तो ये पहला महत्व हो गया, पहला काम हो गया, ठीक है, अधिकार हो गया। दूसरा है अनुच्छेद 312। नई अखिल भारतीय सेवा जैसे कि IAS IPS वगैरह, ठीक है, इन सभी के सृजन अधिकार केवल राज्यसभा के प्रस्ताव के बाद ही संसद को मिलता है। तीसरा हो गया उपराष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है उसको हटाने का प्रस्ताव जो है बहुत ही जरूरी रूप से पहले राज्यसभा में ही लिया जाना चाहिए। तो ये सभी जो है विशेष अधिकार जो है राज्यसभा को दिया गया है। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है साथियों कि जो हमारा राज्यसभा है वो भारतीय संसद का एक बहुत ही जरूरी संतुलनकारी सदन है। यह न केवल राज्यों के हितों की रक्षा करती है बल्कि लोकसभा के निर्णयों पर पूर्ण विचार करने का अवसर भी देती है। अपनी विशेष शक्तियों के कारण यह भारतीय संघीय ढांचे को स्थिरता और परिपक्वता प्रदान करने का भी काम करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राज्यसभा से रिलेटेड था। आप थोड़ा सा एक बार लोकसभा से रिलेटेड वाला भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मुख्यमंत्री के काम और शक्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी मुख्यमंत्री के जो भी काम है वो देखेंगे और उनका शक्ति क्या क्या है वो। तो देखिए आंसर लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन की व्याख्या की गई है, यानी राज्य शासन की के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायक और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 163 के अनुसार जो हमारा राज्यपाल है उसको हेल्प करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री ही होगा।
आगे देखिए, वास्तविक मुख्य के रूप में देखा जाए तो राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी काम करने का प्रमुख जो है मुख्यमंत्री ही होता है। इसका नियुक्ति देखा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जाता है, तो यही नियुक्ति प्रणाली है। चलिए आगे देखेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री की शक्ति के बारे में, यानी इसका क्या क्या शक्ति है। तो मुख्यमंत्रियों की शक्तियों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला हो गया मंत्री परिषद के संदर्भ में शक्ति। मंत्रियों का चयन करने में मुख्यमंत्री ही तय करता है कि किसे मंत्री बनाया जाए। राज्यपाल केवल उसकी सिफारिश पर मोहर लगाने का काम करता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है वही जो है तय करता है, वही निर्णय लेता है कि मंत्री किसे बनाया जाए। विभाग वगैरह का वितरण, वह मंत्रियों के बीच विभाग जैसे कि गृह विभाग हो गया, होम विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग वगैरह का बंटवारा करता है। वह जब चाहे किसी भी मंत्री का विभाग बदल सकता है, तो ये सभी काम जो है वो मुख्यमंत्री का होता है। आगे है जो हमारा बैठक वगैरह उसको कंट्रोल करना। मंत्री परिषद की बैठकों का समय, स्थान और कार्यसूची वगैरह मुख्यमंत्री ही निर्धारित करता है और इसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री ही करता है। पद नियुक्त करने की अधिकार, यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति वगैरह से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने को कह सकता है, तो ये सभी काम जो है मुख्यमंत्री का है। आगे देखा जाए तो राज्यपाल के संदर्भ में शक्ति क्या है इसकी, तो परामर्शदाता, राज्य के महाधिवक्ता यानी जो एडवोकेट जनरल होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करने का काम करता है। फिर हो गया संवाद का माध्यम, मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन संबंधी उन सभी निर्णय की जानकारी देता है जो मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा राज्यपाल के संदर्भ में शक्ति। फिर हो गया विधानमंडल के संदर्भ में शक्ति, जिसमें सदन का नेता वह विधानसभा का नेता होता है। सदन में सरकार की ओर से सभी महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री ही करता है। सत्र वगैरह का निर्धारण, यह जो है राज्यपाल को सत्र बुलाने और सत्रावासन करने की सलाह देता है, यानी जो है सत्र बुलाने यानी सेशन बुलाने और इन सभी की सत्रावासन करने की सलाह भी देने का काम जो है वो मुख्यमंत्री ही करता है। विधानसभा भंग करना, वह कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। तो ये सभी जो है प्रमुख शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। अब देखेंगे साथियों जो हमारा मुख्यमंत्री है उनके कार्यों के बारे में, यानी जो मुख्यमंत्री के पास क्या क्या काम होता है। तो पहला हो गया प्रशासनिक काम में, तो समन्वय स्थापित करना, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच होने वाले विवाद वगैरह को सुलझाना और उनके काम वगैरह में तालमेल बिठाना मुख्यमंत्री का प्रमुख कामों में से एक है। दूसरा हो गया लोक सेवाओं का नियंत्रण, जैसे कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जो कि IAS हो गया, PCS हो गया, इन सभी का ट्रांसफ़र वगैरह, नियुक्ति वगैरह पर मुख्यमंत्री का अंतिम कंट्रोल होता है। तो ये सभी प्रशासनिक काम हो गया। दूसरा हो गया नीति निर्धारण और नियोजन, राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने का भी काम मुख्यमंत्री ही करता है। वह राज्य योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। राज्य के बजट को तैयार करवाने में वित्त मंत्री को गाइड करने का भी काम जो है मुख्यमंत्री ही करता है। तीसरा हो गया दोस्तों हमारा कि लोक कल्याणकारी काम, जनता की समस्या वगैरह सुनना और जनता दरबार जैसे माध्यम से सीधा बातचीत करना जनता के बीच। गरीबों, किसानों और पिछड़ों के लिए कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि पेंशन, सब्सिडी वगैरह का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का भी काम जो है वो हमारा मुख्यमंत्री ही करता है। फिर आगे हो गया दोस्तों संकट प्रबंधन, जो कि बाढ़, भूकंप या महामारी के समय वह राज्य के मुख्य संकट प्रबंधक के रूप में 24 घंटा सक्रिय रहता है और राहत कार्यों की निगरानी भी करता है। यानी कोई संकट प्रबंधन होता है तो उस समय वो हमेशा जो है
निगरानी भी करता है और पूरे तरीक़ा से जो है प्रबंधक करने का भी काम करता है। तो ये सभी काम और शक्ति था। आगे देखेंगे कि मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन सी स्थिति जो है वो मुख्यमंत्री को प्रभावित करता है। तो मुख्यमंत्री की शक्ति हमेशा एक समान नहीं रहती, कुछ परिस्थितियों पर निर्भर भी करती है। पहला हो गया पूर्ण बहुमत। यदि मुख्यमंत्री के दल को स्पष्ट बहुमत है तो वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। दूसरा हो गया गठबंधन सरकार। यदि सरकार कोई दलों के समर्थन से बनी है तो मुख्यमंत्री की शक्ति थोड़ी सी लिमिट हो जाती, क्योंकि उसे जो है सहयोगी दल वगैरह की शर्त वगैरह मानना बहुत ही जरूरी है, तभी उसका सरकार चलेगा। तीसरा हो गया केंद्र के साथ संबंध। यदि राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार होती है तो काम और भी आसान हो जाता है, अन्यथा टकराव वगैरह की स्थिति पैदा होती है। तो ये सब जो है वो मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है साथियों कि जो हमारा मुख्यमंत्री है राज्य की राजनीति का सर्वोच्च केंद्र होता है। उसकी वास्तविक स्थिति उसके व्यक्तित्व, सदन में उसके दल की बहुमत और केंद्र के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करती है। वह न केवल प्रशासन का अध्यक्ष होता बल्कि राज्य की प्रगति और जन कल्याण का प्रमुख उत्तरदायी व्यक्ति भी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां था, जो कि मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य के बारे में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, उसकी संरचना के बारे में, उसके काम के बारे में और उसके शक्तियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं, समझेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा और आखिरी न्यायालय होता है। यह देश की न्याय व्यवस्था का सबसे ऊंचे शिखर पर होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? संविधान का रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों को बचाना और केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई झगड़ा वगैरह होता है तो उसे सुलझाना। तो ये काम होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का। इसके द्वारा सुनाया गया फैसला अंतिम होता है, जिसे देश के सभी छोटे न्यायालयों और नागरिकों को मानना बहुत ही जरूरी है। यानी ये समझ लीजिए ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये सबसे अंतिम जो है फैसला सुनाने वाला होता है। इसमें अगर ये क्या क्या करता है तो संविधान की रक्षा करता है, नागरिकों के अधिकारों को बचाता है और राज्य और केंद्र के बीच अगर कोई झगड़ा वगैरह है तो उसे सुलझाने का काम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। आगे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना के बारे में। तो सदस्य की संख्या पहले देखेंगे। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो CJI होता है, CJI ठीक है, सहित कुल 34 न्यायाधीश यानी 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। संसद को न्यायाधीशों की संख्या बदलने का अधिकार भी होता है। तो ये सदस्य संख्या है। नियुक्ति इनका कैसे होता है? तो देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श लेने का काम करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलोजियम प्रणाली जो कि CJI और 4 वरिष्ठम न्यायाधीशों का समूह है, उनका सलाह जरूरी होता है। उसके हिसाब से जो है नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की। आगे देखेंगे हम लोग कि इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यानी जो न्यायाधीश वगैरह उनकी योग्यता जो है तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, ये होना चाहिए। फिर हो गया कि कम से कम 10 सालों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक सम्मानित विधिवेता हो। तो ये सभी चीज़ होना चाहिए योग्यता, तभी वो जो है न्यायाधीश बन सकता है। कार्यकाल देखा जाए दोस्तों, यानी कितने साल तक कार्यकाल होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसे हटाया उठाया नहीं जाता। पद से हटाना यानी महाभियोग वगैरह, इन्हें केवल सिद्ध कदाचार या फिर क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, वरना इसे नहीं हटाया जा सकता। इन्हें टोटल 65 वर्ष तक की यानी 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये सभी जो है हमारा था। ठीक है साथियों, हमारा जो ये सर्वोच्च न्यायालय की संरचना देखा जाए। आगे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में।
तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला श्रेणी है मूल्य क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131। कुल कुल मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय से शुरू होते हैं, जैसे कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का अगर विवाद हो तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय से ही शुरू होते हैं। फिर दूसरा हो गया दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में ही इनका झगड़ा सुलझाया जाता है। दूसरा हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, यह देश के अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यह 4 प्रकार के मामलों की अपील सुनाता है। पहला हो गया संवैधानिक मामला जो कि अनुच्छेद 132 के अनुसार, फिर हो गया दीवानी मामला जो कि अनुच्छेद 133 के अनुसार, फिर है फौजदारी या फिर आपराधिक मामले जो कि अनुच्छेद 134 के अनुसार, फिर हो गया विशेष अनुमति द्वारा अपील जो कि SLP अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। ठीक है। तीसरा हो गया रीट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 32। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें हो गया बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार प्रेक्षा। तो ये 5 तरह का रीट जारी करने का भी काम करता है। फिर कहा देखा जाए दोस्तों तो वो है सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्य और प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। हालांकि राष्ट्र न्यायालय जो है वो राय देने के लिए राष्ट्रपति उसे मनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, यानी उसे जो है राय दे सकता है लेकिन उसे जो है राय देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो ये सभी जो है वो राष्ट्रपति के प्रमुख शक्ति थी। आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कामों के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति ये। ठीक है। आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के काम के बारे में। तो पहला हो गया कि संविधान का संरक्षक के रूप में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है वो संविधान की सीमाओं पर रहकर काम करे। ठीक है। दूसरा हो गया न्यायिक पूर्वावलोकन यानी जस्टिशियल रिव्यू। न्यायालय संसद या फिर विधान मंडलों द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो। तो ये इसका काम हो गया। आगे हो गया अभिलेख न्यायालय। इसके सभी निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं और इसे भविष्य के लिए साक्ष्य के रूप में भी सुरक्षित रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए निर्णय कानून की तरह बाध्यकारी भी होते हैं। फिर चौथा हो गया दोस्तों मौलिक अधिकारों का रक्षक। यह देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उसके हनन पर सुधारात्मक कदम भी उठाने का काम करता है। तो ये सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, काम, शक्ति, गठन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है साथियों कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय लोकतंत्र का अंतिम रक्षक और संविधान का प्रहरी है। यह न केवल नागरिकों का मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन भी बनाए रखता है। इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता ही देश की कानून के शासन को जीवित रखने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कई बार ये पूछा जा चुका। क्वेश्चन नंबर 12 है कि न्यायिक सक्रियता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो न्यायिक सक्रियता क्या होता है? ठीक है। तो देखिए आंसर है कि न्यायिक सक्रियता का सीधा मतलब होता है कि अदालत का एक्टिव होना। जब सरकार या प्रशासन जनता की समस्याओं जैसे कि प्रदूषण, भ्रष्टाचार या फिर न्याय वगैरह पर ध्यान नहीं देते तो कोर्ट चुप बैठने की बजाय खुद आगे बढ़कर आदेश जारी करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो और सरकार अपनी जिम्मेदारी का सही से निभा सके। यानी जो न्यायिक सक्रियता होता है दोस्तों उसका मतलब है कि अदालत वगैरह जो है वो एक्टिव हो। यानी जब कोई भी सरकार या फिर प्रशासन जनता की समस्या वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं तो डायरेक्ट जो हमारा अदालत होता है वो नोटिस वगैरह जारी करता है, आदेश वगैरह जारी करता है। तो यही हमारा न्यायिक सक्रियता होता है। आगे देखा जाए कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार लिखा गया है कि न्यायिक सक्रियता वह दर्शन है जिसके तहत न्यायाधीश कानून की व्याख्या करते समय सामाजिक आवश्यकताओं और न्याय के सिद्धांतों को प्रधानता देने का काम करता है। ठीक है। आगे देखेंगे कि भारत में न्यायिक सक्रियता का उदय के बारे में। तो भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ।
इसके विकास का प्रमुख श्रेय जो है न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णन आयर को जाता है। यानी इसका जो उदय हुआ था वो 1970 में हुआ था और किन्होंने किया था तो PN भागवती, ठीक है, और जो हमारा VR कृष्णन आयर को जाता है। इन्होंने जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा पेश की, जिसने न्याय के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोल दिए जो खुद कोर्ट नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये था, इसी से यहाँ से जो है भारत में न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ। आगे देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता का प्रमुख कारण क्या है, तो सरकार की विफलता। जब कार्यपालिका या फिर प्रशासन अपने संवैधानिक कर्तव्य वगैरह को निभाने में विफल हो जाते हैं, तब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तब जो है ये न्यायिक सक्रियता का जो है प्रमुखता होता है। फिर दूसरा हो गया कानून का अभाव। कई बार समाज में ऐसी स्थितियां पैदा होती है जिन पर कोई कानून नहीं होता। ऐसे में कोर्ट जो है दिशा निर्देश, गाइडेंस वगैरह जारी करने का काम करता है। फिर हो गया नागरिकों की जागरूकता। सूचना के अधिकार और शिक्षा के कारण लोग जब अपने अधिकारों के प्रति संजय हो है और सीधे कोर्ट का रुख करते हैं, तब ये जो है न्यायिक सक्रियता काम आता है। फिर हो गया संविधान की रक्षा। संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि किसी भी असंवैधानिक कार्य वगैरह को रोक सके। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख कारण है न्यायिक सक्रियता का। आगे देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता के उपकरण के बारे में, तो बोल रहा है दोस्तों कि न्यायपालिका इन तरीके से सक्रिय भूमिका निभाती है, क्या क्या करके, तो जनहित याचिका, कोई भी नागरिक किसी संवैधानिक हित के मुद्दे पर कोर्ट जा सकता है। दूसरा हो गया सुओ मोटो, अखबार की खबर या फिर शिकायत के आधार पर कोर्ट खुद से संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है। तीसरा हो गया लगातार परामर्श, जब कोर्ट किसी मामले की तब तक निगरानी करता है जब तक उसका समाधान ना हो जाए, जैसे कि गंगा सफाई का मुद्दा हो गया, यानी कोई भी ऐसा मुद्दा हो गया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता का लाभ क्या है, यानी जो हमारा न्यायिक सक्रियता है उसका क्या क्या लाभ है। तो इससे समाज के गरीबी और पिछड़े वर्गों को न्याय मिलता है। दूसरा हो गया कि सरकार और प्रशासन अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनते हैं। तीसरा हो गया दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है। फिर अगला हो गया लोकतंत्र में जनता का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहता है। तो ये सभी जो है न्यायिक सक्रियता का लाभ हो गया। आगे देखेंगे इसके आलोचना और सीमाएं के बारे में, यानी इसके लिमिटेशंस और आलोचना के बारे में। जहां यह अच्छी है वहीं इसके कुछ नुकसान भी बताए जाते हैं। पहला हो गया कि शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होता है। इसमें आलोचकों का मानना है कि कोर्ट को नीति बनाने का काम सरकार पर छोड़ देना चाहिए, तो ये इसका आलोचना है। आगे हो गया अत्यधिक बोझ, पहले से ही लाखों केस पेंडिंग है, सक्रियता से कोर्ट पर काम का दबाव और भी बढ़ता है। फिर हो गया विशेषज्ञता की कमी, न्यायाधीश कानून के जानकार होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के सभी विशेषज्ञ भी हों। तो ये सभी कारण हो गया, ये सभी आलोचना और सीमाएं हो गई। निष्कर्ष देखें तो लिखा है दोस्तों कि जो हमारा न्यायिक सक्रियता होता है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। यह सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी वर्ग न्याय से वंचित ना रहे। यदि न्यायपालिका अपनी मर्यादा में रहकर सक्रियता रहती है तो देश की प्रगति और जनता के अधिकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यही हमारा लास्ट था। तो आपका मेजर पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, या फिर आपका माइनर यानी कि AC1 एसोसिएटेड कोर्स पॉलिटिकल साइंस हो, सबके लिए ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बस आपको ये अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन और कीजिएगा, बस 2 क्वेश्चन। जो हमारा पहला हो गया कि प्रधानमंत्री के काम और शक्ति, और दूसरा हो गया लोकसभा के गठन, कार्य और अधिकार। तो ये 2 क्वेश्चन और इसमें आप कर लीजिएगा, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बस इतना ही कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।